हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नया टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था और रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा था। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूलर आयन। बट जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है केवल सिग्मा बॉन्ड से ट्रांसफर होता है और रेजोनेंस इफेक्ट है केवल पाई बॉन्ड से ट्रांसफर होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों ऑर्बिटल्स में इन्वॉल्वमेंट रखता है, सिग्मा एंड पाई बोथ, इसीलिए इसे सिग्मा पाई रेजोनेंस भी कहा जाता है, या इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। ओके, तो हाइपर कॉन्जुगेशन तीन तरीके के पार्टिकल्स में अप्लाई किया जाएगा, अल्कीन एंड अल्काइन, सेकेंड टाइप ऑफ पार्टिकल्स कार्बोकेटायन, एंड थर्ड टाइप फ्री रेडिकल्स। ओके, तो किस तरीके से अप्लाई होता है, ठीक है, ये कितना पावरफुल होता है इंडक्टिव और रेजोनेंस के कंपैरिजन में, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कीन की। बहुत सिंपल मॉलिक्यूल से हम स्टार्ट करते हैं, प्रोपीन से। ओके, प्रोपीन मॉलिक्यूल में अगर हम देखें इस तरीके से कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा और यहां पर जो कार्बन है ये हाइड्रोजन एटम से एसोसिएटेड है और ये जो ओवरलैपिंग होगी इसमें कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। ओके, तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाए तो ये लोन पेयर के साथ इन पाई बॉन्ड्स के साथ रेजोनेंस कर सकता है और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये कार्बन और H का सिग्मा बॉन्ड है जो कन्वर्ट हो सकता है आगे किसमें, पाई बॉन्ड में। सो सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कार्बन कार्बन के पाई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पाई आगे की तरफ चला जाएगा, लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिग्मा इज कन्वर्टिंग इनटू पाई एंड पाई इज कन्वर्टिंग इनटू लोन पेयर और इसीलिए हम इसको सिग्मा पाई रेजोनेंस भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम यहां देखें तो जो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा जो मैंने डबल हेड एरो से सेपरेट किया है वो कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है। तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और इस हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में एब्सेंट है। सिग्मा किस में कन्वर्ट हो गया, पाई में, और पाई किस में कन्वर्ट हो गया, लोन पेयर में। ठीक है, तो यहां पर जीरो बॉन्ड्स प्रेजेंट है कार्बन और H के बीच में, इसीलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। एक सेकेंड में लाखों बार ये बॉन्ड बनते और टूटते हैं। ओके, और लाखों बार बनते और टूटते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज होते हैं और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर हम बात करें यहां पर ऐसा क्यों हुआ, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है और इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गए, माइग्रेट हो गए। इससे यहां पर जो लोन पेयर है वो इन पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट कर पाया। तो लोन पेयर पाई के साथ कॉन्जुगेट करेगा तो लोन पेयर पाई और पाई लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन भी क्या हो सकते हैं, इस तरीके का हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट शो कर सकते हैं। मतलब हम इस अल्कीन में अगर देखें तो इस तरह के कार्बन को जो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुटे होते हैं उनको अल्फा कार्बन कहा जाता है और इन पर प्रेजेंट जो H है इनको अल्फा H एटम्स कहा जाता है। All these H atoms can show हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तीनों हाइड्रोजन एटम्स हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें कितने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो एक ये हाइड्रोजन और दो रिमेनिंग हाइड्रोजन, तीन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे और एक ये स्ट्रक्चर कुल है। ठीक है, तो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स 4 होंगे जिसमें से 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे, या हम ये बोल सकते हैं जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे या अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ क्या होंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे। अगर हम बात करें दूसरे अल्कीन की तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा कार्बन एटम 4 है और हर एक पर
3 अल्फा एच हैं, सो टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच इसमें होंगे 12। इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ अल्फा एच इसमें होंगे 6, ठीक है। सो 2 अल्फा कार्बन होंगे, इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 4 और अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे इसमें 4। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस पाई बॉन्ड के लिए ये दोनों अल्फा कार्बन होंगे और इसके लिए ये दोनों अल्फा कार्बन होंगे, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच यहां पर 1 1 होंगे, यहां पर 2 होंगे और यहां पर भी 2 होंगे। सो नंबर ऑफ अल्फा एच 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां अगर अपन बात करें इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ अल्फा एच, इसमें 3 होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 2 होंगे और इसमें 2 होंगे, ठीक है। सो 3 + 3 6 + 2 8 + 2 10, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा एच 10 होंगे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें नंबर ऑफ अल्फा एच कितने होंगे, 2 यहां होंगे, 2 4 5 और 6, नंबर ऑफ अल्फा एच 6 होंगे। ओके, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो इसमें अगर हम अल्फा एच काउंट करते हैं तो 1 इस पर होगा, 1 इस पर होगा, 1 इस पर होगा, 1 इस पर होगा, टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच 4 होंगे। इस क्वेश्चन में यहां पर देखिए अल्फा कार्बन है, इस पर एक भी एच नहीं है और ये अल्फा कार्बन है, इस पर 2 एच हैं, तो अल्फा एच 2 होंगे। इस क्वेश्चन में अल्फा एच 0 होंगे, दोनों में ही अल्फा एच एब्सेंट है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं है। बेंजीन भी एक तरीके से डबल बॉन्डेड सिस्टम है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली लगा हुआ, तो यहां पर अल्फा एच टोटल इसमें 3 होंगे और इसमें 2 होंगे, अल्फा एच 5 हो जाएंगे। इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये दोनों अल्फा कार्बन एटम्स हैं, मगर इन पर एच नहीं है, यहां पर 2 अल्फा कार्बन एटम्स हैं, एक एक एच है, सो टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच इस मॉलिक्यूल में हो जाएंगे 2। On the basis of number of alpha H, we can explain the stability of alkene, ठीक है। तो अल्कीन की स्टेबिलिटी हम डिफाइन कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें अल्फा एच का नंबर ज्यादा होगा उनमें डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होने के कारण स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अल्कीन की स्टेबिलिटी नॉर्मल कंडीशंस में इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच एटम्स। बट एक बात है, अल्फा एच एटम्स मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हम देख रहे हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट है और सिग्मा तोड़ने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा चाहिए और रेजोनेंस में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड कम चाहिए, क्योंकि पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है और पाई तोड़ने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस। तो सिग्मा तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और पाई तोड़ने के लिए, मतलब अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो इनमें आपस में डीलोकलाइजेशन होगा और इसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड कम होगा। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इसमें ज्यादा है और इसमें कम है, तो ये जो इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन, इट इज लेस पावरफुल कंपेयर्ड टू रेजोनेंस इफेक्ट। सो हाइपर कॉन्जुगेशन इज वीकर इफेक्ट कंपेयर्ड टू व्हाट, रेजोनेंस इफेक्ट, बट हाइपर कॉन्जुगेशन इज पावरफुल इफेक्ट कंपेयर्ड टू इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पार्शियल होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन में कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में देखो आप कंप्लीटली चार्ज ट्रांसफर हो जा रहा है
और इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल होता है. सो इफ वी कंपेयर द पावर, तो इफेक्टिवनेस ऑफ द इफेक्ट, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट मोर पावरफुल कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट. लेकिन इन सबसे भी ज्यादा पावरफुल है एरोमेटिसिटी. ओके, सो सबसे पावरफुल रहेगा एरोमेटिसिटी. ओके, बट हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन विच वी विल कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन. फॉर एग्जाम्पल, if we compare the stabilities of these alkenes, तो इसमें अल्फा H का नंबर है 12, इसमें है 9, इसमें है 6, इसमें है 3 और इसमें 0 है. तो ये ऑर्डर रहेगा स्टेबिलिटी का, ठीक है, अल्कीन के लिए. अगर हम बात करें इन दोनों अल्कीन्स के लिए, तो इसमें अल्फा H का नंबर रहेगा 8 और इसमें अल्फा H का नंबर रहेगा 3. तो ज्यादा स्टेबल अल्कीन ये होगा. ओके, सिमिलरली अल्काइन के लिए भी हम स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं. इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ये अल्काइन होगा. जस्ट लाइक अल्कीन हाइपर कॉन्जुगेशन अल्काइन में भी होगा. नंबर ऑफ अल्फा H 6 एंड नंबर ऑफ अल्फा H 2, ये मोर स्टेबल होगा. ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से करें. वी हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटीज ऑफ अल्कीन्स. क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर अगर अपन देखें नंबर ऑफ अल्फा H 7 और नंबर ऑफ अल्फा H 1 ज्यादा स्टेबल होगा. इसमें देखिए नंबर ऑफ अल्फा H 6, नंबर ऑफ अल्फा H 2 ये ज्यादा स्टेबल होगा. ये एरोमेटिक सिस्टम है और ये एंटी एरोमेटिक है. जब एरोमेटिसिटी या रेजोनेंस आ जाएगा तो हम अल्फा H से डिसाइड नहीं करेंगे. मोर स्टेबल एरोमेटिक, लेस स्टेबल एंटी एरोमेटिक. नेक्स्ट, इसमें देखो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड या कॉन्जुगेटेड है और ये दोनों डबल बॉन्ड्स आइसोलेटेड हैं. मोर स्टेबल विल बी दिस. ठीक है, दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में. 8th क्वेश्चन, नंबर ऑफ अल्फा H इस क्वेश्चन में रहेंगे 3, 6, 8 एंड 10. इसमें नंबर ऑफ अल्फा H होंगे 4 और इसमें नंबर ऑफ अल्फा H होंगे 5. सो ये मोस्ट स्टेबल होगा फर्स्ट, ये सेकेंड और ये हो जाएगा थर्ड. ठीक है, यहां पर अगर अपन देखें अल्फा H कितने हैं 3, 6, 8 एंड 10 और यहां अल्फा H है 3, तो ये मोर स्टेबल होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर अगर अपन देखें अल्कीन में O का जो लोन पेयर है पाई के साथ रेजोनेंस कर रहा है और यहां पर रेजोनेंस नहीं कर रहा है. यहां अल्फा H, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, यहां रेजोनेंस लग रहा है. रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर पावरफुल. ये अल्कीन क्योंकि O के साथ पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है यहां एब्सेंट है. ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल होगा. ऑन द सिमिलर रीजन ये पाई बॉन्ड दोनों कॉन्जुगेटेड है, ये मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस. इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें नंबर ऑफ अल्फा H, सो 3, 6, 8 एंड 10 और यहां अगर अपन देखें अल्फा H 1 है तो ये मोर स्टेबल होगा.
इन दोनों अल्कीन में 3, 6, 8 एंड 10 यहां पे कितने 2 और 4 अल्फाइड ज्यादा है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें नंबर ऑफ अल्फा H एटम्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, ओके, तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा H 6 है, इसमें भी नंबर ऑफ अल्फा H 6 है और इसमें भी नंबर ऑफ अल्फा H 6 है, ठीक है। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे? अगर अल्फा H सेम है तो आप ऐसा करें, एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना करके देख लें। इस तरीके से बना सकते हैं, सिग्मा विल कन्वर्ट टू पाई एंड पाई टू लोन पेयर। तो इस तरीके का एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हमको यहां पे मिलेगा। मगर ये कार्बेनाइन जो है ये 1 डिग्री है, ओके। तो इसका ए का हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हमने बनाया और हमने देखा कि कार्बेनाइन आ रहा है और कार्बेनाइन आ रहा है 1 डिग्री पर, ओके। अगर हम इसके लिए ट्रांस के लिए बना के देखते हैं, तो ट्रांस के लिए जब हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिग्मा कन्वर्ट्स टू पाई एंड पाई टू लोन पेयर, तो इस तरीके का हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हमको यहां पे मिलेगा। और ये कार्बेनाइन 2 डिग्री है। तो ज्यादा स्टेबल कौन से होते हैं? 1 डिग्री कार्बेनाइन। और लेस स्टेबल कौन से होते हैं? 2 डिग्री कार्बेनाइन। तो अगर ए की हम बात करें, ये कार्बेनाइन 1 डिग्री बना रहा है और बी और सी दोनों ही कार्बेनाइन बनाएंगे 2 डिग्री। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इसमें ए, क्योंकि ऑल्दो यहां पर 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन सारे 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 1 डिग्री कार्बेनाइन होंगे। बी और सी दोनों में कार्बेनाइन बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, 6 बनेंगे और 2 डिग्री बनेंगे। मगर बी की स्टेबिलिटी सी से ज्यादा होगी, क्योंकि बी में दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे, और सी में मिथाइल ग्रुप्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो यहां पर मिथाइल मिथाइल में रिपल्शन ज्यादा होगा और यहां रिपल्शन कम होगा। बी की स्टेबिलिटी सी से ज्यादा होगी, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि अगर ऐसा अल्कीन आ जाए जिसमें अल्फा H सेम आ रहे हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में मतलब अगर हम स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, तो आप ये देख लीजिए कि उस अल्कीन में जिसमें ज्यादा ब्रांचेस एक ही कार्बन पर आ रही हो, जैसे यहां अगर अपन देखें तो एक ही कार्बन पे ज्यादा ब्रांचेस हैं, और ट्रांस में या सिस में अगर हम देखें तो अलग अलग कार्बन पर ब्रांचेस हैं, तो वो मोस्ट स्टेबल होगा जिसमें एक ही कार्बन पर ज्यादा ब्रांचेस आएंगी, क्योंकि जो कार्बेनाइन बनेगा वो क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल बन पाएगा, ठीक है। यहां पर अगर ज्यादा ब्रांचेस एक ही साइड एडजस्ट हो गई तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 1 डिग्री बनेगा कार्बेनाइन, ठीक है। तो ये मोस्ट स्टेबल रहेगा, और यहां हम स्टेरिक क्राउडिंग के बेसिस पर इसको सेकंड बोल रहे हैं और इसको थर्ड बोल रहे हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर में। इस पर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं HOH, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, डेल्टा H ऑफ हाइड्रोजनेशन, ओके। सो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन is the amount of heat released when 1 mole of an alkene undergo hydrogenation to form alkane। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटता है और एक HH के बीच में सिग्मा टूटता है, तो एक पाई और एक सिग्मा टूट रहा है और 2 सिग्मा जनरेट हो रहे हैं, तो लेस स्टेबल बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और मोर स्टेबल बॉन्ड जनरेट हो रहे हैं। इसलिए अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब तो कम होगा और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा, डेल्टा H नेगेटिव होगा और प्रोसेस होगी एक्सोथर्मिक। अब हम अगर कंपेयर करें, मान लीजिए कि हमारे पास ये 2 कंपाउंड्स हैं जिनका HOH हमें कंपेयर करना है। इसकी रिएक्शन हमने कराई हाइड्रोजन के साथ, तो प्रोडक्ट विल बी ब्यूटेन,
और इसकी भी हमने रिएक्शन कराई तो प्रोडक्ट विल बी ब्यूटेन। तो यहां जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज आइडेंटिकल, बट जो रिएक्टेंट्स हैं दे आर डिफरेंट। ओके, अगर हम इसका एनर्जी डायग्राम बनाते हैं तो एनर्जी डायग्राम में प्रोडक्ट तो सेम, अगर हम एनर्जी डायग्राम बनाते हैं तो प्रोडक्ट के कोऑर्डिनेट्स तो सेम रहेंगे दोनों के लिए, मगर ए और बी अलग अलग होंगे, रिएक्टेंट्स अलग अलग होंगे। अब जो ए है वो लेस स्टेबल है, ठीक है, जो ए है ये लेस स्टेबल है, और जो बी है ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल है मतलब लेस एनर्जी पर होगा, लेस स्टेबल है मतलब मोर एनर्जी पर होगा। ए की स्टेबिलिटी कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी, बी की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी। जब ये रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से। ओके, तो अगर हम डेल्टा एच कंपेयर करें, मॉड वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, मॉड वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ए ज्यादा होगा किससे, बी से, ठीक है। सो मॉड ऑफ डेल्टा एच ए इज मोर देन मॉड ऑफ डेल्टा एच बी। या हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल में जिनमें प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जिनमें पाई बॉन्ड बराबर हो, डेल्टा एच और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो ऐसे में जिनमें स्टेबिलिटी कम होगी या एनर्जी ज्यादा होगी, उनमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू ज्यादा होगी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इफ टू मॉलिक्यूल्स जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं उनमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बराबर हो। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सेम है तो हम ये बोल सकते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ओके, तो जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, इसमें अपन कंपेयर करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। इन दोनों मॉलिक्यूल में अगर हम कंपेयर करें तो इसमें अल्फा एच है 4 और इसमें अल्फा एच है 10। तो ए और बी में मोर स्टेबल इज बी, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा ए का, ए का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बी से ज्यादा होगा। तो इसमें अल्फा एच ज्यादा है, ये ज्यादा स्टेबल है। सी और डी में इफ वी कंपेयर एच ओ एच, डी इज अनस्टेबल और जो अनस्टेबल है उसी का एच ओ एच ज्यादा होगा। अब अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, ए और बी में, तो ए में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है, और अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज्यादा है तो क्या होगा, HOH ए का ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें ज्यादा पाई बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, और ज्यादा पाई बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो ज्यादा सिग्मा बनेंगे, और ज्यादा सिग्मा बनेंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो HOH ए का ज्यादा होगा। हम ये बोल सकते हैं कि HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, और पाई बॉन्ड्स अगर बराबर हैं then we will compare the stability of alkene. Okay, तो इन दोनों में हम कंपेयर करें, ये पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड हैं, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड आइसोलेटेड है। तो इफ वी टॉक अबाउट HOH, ये अनस्टेबल है, और जो अनस्टेबल है उसी का HOH ज्यादा होगा। ओके, इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। पहला वाला है एरोमेटिक सिस्टम और सेकेंड है एंटी एरोमेटिक सिस्टम। तो जो अनस्टेबल है उसी का HOH ज्यादा होगा। इन दोनों में हम कंपेयर करें, पहले में अल्फा H 4 है और दूसरे में अल्फा H, ठीक है, 7 है, ठीक है, मोर स्टेबल होगा, इसलिए HOH इसका कम होगा।
ओके, इसमें अल्फा H2 है और इसमें 1 है, ठीक है, ये मोर स्टेबल होगा, HOH इसका ज्यादा होगा। इन दोनों में पाई बॉन्ड बराबर हैं। पहला वाला एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, जो अनस्टेबल सिस्टम है, HOH ज्यादा होगा। इन दोनों में फर्स्ट सिस्टम में लोन पेयर के साथ पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट करेगा, और कॉन्जुगेट करेगा तो HOH इसका ज्यादा होगा, ठीक है, पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड से। एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, अब ये दोनों तो है नॉन एरोमेटिक सिस्टम और ये एरोमेटिक सिस्टम है, ठीक है, मगर ये एक ऐसी चीज है जो आपको पता हो तो ही कर सकते हो। तो इफ वी कंपेयर द HOH इन दोनों का, तो ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है। मगर हम C से कंपेयर करते हैं तो ये एक्सेप्शनल है, आपको ध्यान ही रखना है। वैसे देखा जाए तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड C में ज्यादा है, मगर HOH की वैल्यू B की ज्यादा आती है A से, ठीक है, सॉरी, सबसे ज्यादा इसमें आएगी B की, फिर आएगी C की, फिर A की। ओके, तो B में नॉन एरोमेटिक के 2 पाई बॉन्ड है, C की कम हो जाती है B से, क्योंकि C एक एरोमेटिक सिस्टम है और B एक नॉन एरोमेटिक सिस्टम है। तो स्टेबिलिटी की वजह से HOH कम हो जाता है, रेजोनेंस एनर्जी C की बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से C की HOH या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन B से कम हो जाता है। हम पहले भी बात कर चुके हैं इन दोनों के बारे में, ठीक है, एंथ्रासीन एंड फिनाइंथ्रीन। ये ज्यादा स्टेबल सिस्टम है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एरोमेटिक रिंग्स ज्यादा होती है, ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं फ्राइस रूल के बेसिस पर, और यहाँ नंबर ऑफ एरोमेटिक रिंग्स कम होती है, तो ये अनस्टेबल सिस्टम है और इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। सो दिस इज एंथ्रासीन एंड दिस इज फिनाइंथ्रीन। तो एंथ्रासीन का HOH फिनाइंथ्रीन से ज्यादा होगा। एक और एप्लीकेशन है हीट ऑफ कंबशन। HOC। सो व्हाट इज कंबशन? कंबशन किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए, फॉर एग्जांपल CXHY, अगर इसका O2 के प्रेजेंस में कंबशन कराया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 प्लस H2O में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, यहां बैलेंस कर लें, X प्लस Y/4। तो इस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, डेल्टा H विल बी नेगेटिव, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम बात करें इन दोनों कंपाउंड की, जैसा हमने पहले से स्टार्ट किया था, तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8 और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो अगर इन दोनों का ही हम कंबशन कराएंगे, सो इट विल प्रोड्यूस CO2 एंड H2O, ठीक है, CO2 एंड H2O। ओके, तो बैलेंस करें 8 + 4, ठीक है, 6 यहां पर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन देखें तो बैलेंस्ड अगर इक्वेशन में अगर अपन बात करें, C4H8 दोनों में अलग अलग हैं क्योंकि आइसोमर्स हैं, मगर जब हम इसको क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो CO2 और H2O जो बन रहा है एज ए प्रोडक्ट वो सेम है, ठीक है। तो रिएक्टेंट अलग अलग है, एनर्जी डायग्राम अगर अपन बनाते हैं तो प्रोडक्ट दोनों में सेम है बट रिएक्टेंट दोनों में क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें C4H8 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन की, तो 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल व्हाइल 1 ब्यूटीन इज लेस स्टेबल। तो एनर्जी डायग्राम कुछ इस तरीके से बना पाएंगे। और डेल्टा H का मॉड वैल्यू ज्यादा होगा
ए के लिए और कम होगा बी के लिए। या हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा एच ऑफ ए इज मोर देन डेल्टा एच ऑफ बी। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, या हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम then heat of combustion will be inversely proportional to stability। जितना स्टेबल होगा उतना ही कम हो जाएगा हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल है तो इसकी मॉड वैल्यू हीट ऑफ कंबशन की कम आएगी, और ये अनस्टेबल है तो इसकी मॉड वैल्यू हीट ऑफ कंबशन की ज्यादा आएगी। हीट ऑफ कंबशन पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ओके, तो इस मॉलिक्यूल में, इन दोनों मॉलिक्यूल में अगर हम कंपेयर करें नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मगर यहां पर जो अल्फा एच का नंबर है वो 9 है और यहां अल्फा एच का नंबर 5 है। ये लेस स्टेबल है, और लेस स्टेबल होगा तो एचओसी ज्यादा होगा। इस क्वेश्चन में हम कंपेयर करें एचओसी। ठीक है, तो एचओसी अगर अपन देखें तो पहले वाले में नंबर ऑफ अल्फा एच है 3 6, ठीक है, 8 और 10, और दूसरे में अल्फा एच 4 है। तो इस हिसाब से तो एचओसी इसका अनस्टेबल है, ज्यादा होना चाहिए, एचओसी इसका ज्यादा आएगा। जो बात आपने ध्यान नहीं दी, नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्यादा है तो हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू ज्यादा आएगी। अल्कीन के अलावा अल्केन का भी तो कंबशन हो सकता है, इसलिए हीट ऑफ कंबशन का क्वेश्चन इस पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, तो हीट ऑफ कंबशन का ये ऑर्डर रहेगा। यहां अगर अपन कंपेयर करें, सभी में 6 कार्बन आइटम्स हैं, मगर अगर हम साइक्लिक सिस्टम की बात करें तो सबसे अनस्टेबल होता है 3 मेंबर, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, तो सबसे अनस्टेबल होगा 3 मेंबर। ठीक है, इसलिए एचओसी इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका, फिर इसका। इस तरीके से हम एचओसी कंपेयर कर सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बराबर हैं, सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है 3 मेंबर में। अगर अपन स्टेबिलिटी को कंपेयर करें तो 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर 5 मेंबर, फिर 4 मेंबर, फिर 3 मेंबर। ओके, तो एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा होता है 3 मेंबर में, और 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। इनफैक्ट 6 मेंबर रिंग 7 से भी ज्यादा स्टेबल होती है। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म में, इसमें फ्लिपिंग हो सकती है। ठीक है, तो रिंग फ्लिपिंग की वजह से चेयर फॉर्म ये बनाता है, चेयर फॉर्म में रिंग फ्लिपिंग होती है, जिससे कि 6 मेंबर साइक्लिक रिंग हाईली स्टेबल होती है। अगर हम बात करें इसी तरीके की क्वेश्चन हम देखें, तो इन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस पाई बॉन्ड की जो लोकेशन से अलग अलग है। ये सबसे स्टेबल है अल्फा एच 3 6, ठीक है, 8 10, इसमें अल्फा एच 5 और इसमें अल्फा एच होंगे 3, तो इसमें एचओसी सबसे ज्यादा होगा, इसमें सेकेंड और इसमें होगा थर्ड। ठीक है, ओके, इन चारों में अगर हम हीट ऑफ कंबशन को कंपेयर करते हैं तो इसका सबसे ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी के बेसिस पर हम डिसाइड नहीं करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन आइटम के बेसिस पर करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्यादा होंगे तो ज्यादा CO2 बनेंगे, और ज्यादा CO2 बनेंगे ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू भी ज्यादा आएगी।
तो हमने एक एप्लीकेशन देखा हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन का अल्कीन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन हाइपर कॉन्जुगेशन जो हो सकता है वो कार्बोकेटायन में भी हो सकता है। जैसे हमने अल्कीन में डिस्कस किया था सिग्मा पाई रेजोनेंस या नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है, इसी तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटायन में भी हो सकता है। जो कार्बन एटम, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है उसके एडजॉइनिंग कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन, और इसका जब हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सिग्मा कन्वर्ट्स टू पाई बॉन्ड, और इस तरीके से जो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन यहां पर नो बॉन्ड शो करता है कार्बन के साथ, इसलिए इसको भी सिग्मा पाई रेजोनेंस कहते हैं क्योंकि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। ओके, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। ये जो 1s 2p ओवरलैपिंग है, सॉरी sp3 ऑफ कार्बन एंड 1s ऑफ हाइड्रोजन ओवरलैपिंग है, ये सिग्मा ओवरलैपिंग पाई में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो जितने ज्यादा अल्फा कार्बन या जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन पाएंगे। यहां पर नंबर ऑफ अल्फा H3 है तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स 3 बन पाएंगे और एक ये कार्बोकेटायन होगा, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे 4, ठीक है, जिसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन H के बीच में 0 बॉन्ड है, ठीक है, या नो बॉन्ड है, वो होंगे 3, या ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इन तीनों की, तो इस कार्बोकेटायन में अल्फा H का नंबर है 9 और इसमें अल्फा H का नंबर है 6 और इसमें अल्फा H का नंबर है 3। तो अगर हम इन तीनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करें, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी A की, फिर B की और फिर C की। तो अल्फा H अगर ज्यादा होंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन पाएंगे और ज्यादा डीलोकलाइजेशन हो पाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। हम ये बोल सकते हैं स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H एटम्स, नंबर ऑफ अल्फा H एटम्स, ठीक है। तो जितने ज्यादा अल्फा H होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बट एक बात है, अल्फा H रिप्रेजेंट करना मतलब हम हाइपर कॉन्जुगेशन देख रहे हैं, बट हाइपर कॉन्जुगेशन से स्ट्रॉन्गर फैक्टर होता है रेजोनेंस और उससे वीकर फैक्टर होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो जहां पर रेजोनेंस इफेक्ट आएगा फिर हम अल्फा H काउंट नहीं करेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। Compare the stabilities of these free radicals, sorry, these carbocations. क्योंकि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो यहां पर 3, यहां पर 2 और यहां पर 2, ठीक है। तो इस तरह से देखें तो 7 अल्फा H है, इसमें देखें हम अल्फा H3 है, इसमें देखें अल्फा H1 है, तो ये ऑर्डर रहेगा स्टेबिलिटी का। ये कार्बोकेटायन 1 डिग्री है, ये कार्बोकेटायन 2 डिग्री है और ये कार्बोकेटायन 3 डिग्री है। ओके, यहाँ पर देखें ये अल्फा H अगर हम काउंट करें दोनों 3 डिग्री हैं, यहाँ पर अल्फा H होंगे 7 और यहाँ पर अल्फा H होंगे 5, ये ऑर्डर रहेगा कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी का। सिमिलरली यहाँ अल्फा H रहेंगे 6 और यहाँ अल्फा H रहेंगे 9, तो ये ऑर्डर स्टेबिलिटी का रहेगा। इसमें हम अल्फा H से नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि कार्बोकेटायन पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो कर रहा है एंड रेजोनेंस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन हाइपर कॉन्जुगेशन। सेकंड पार्टिकल विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट पार्टिकल। ओके,
सो इफ वी कंपेयर द स्टेबिलिटीज ऑफ दीज टू पार्टिकल्स, यहां पर अल्फा H2 है मगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, सो इन कंपैरिजन टू रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ वीकर इफेक्ट और पहला वाला पार्टिकल ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, इन दिस क्वेश्चन ये कार्बोकेटायन भी 1 डिग्री है और ये कार्बोकेटायन भी 1 डिग्री है, मगर यहां अल्फा H है 2, ओके, और यहां अल्फा H है 2, बट इन दोनों में अगर हम अल्फा H देखें तो बराबर है, बट ये मिथाइल ग्रुप ज्यादा प्लस आई शो करेगा और प्लस आई से हम डिसाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन इन सबसे पावरफुल इफेक्ट रहेगा एरोमेटिसिटी। इफ वी कंपेयर दीज टू कार्बोकेटायन, ठीक है, दिस कार्बोकेटायन विल बी मोर स्टेबल बिकॉज इट इज एरोमेटिक and this carbocation is least stable because it is forming the part of anti-aromatic system, okay. इन दोनों कार्बोकेटायन में आसान सा कंपैरिजन है, ठीक है, पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों में अगर हम देखें ये 3 डिग्री है और अल्फा H 8 है, ठीक है, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, और इसमें देखें तो ये 2 अल्फा कार्बन है, तो अल्फा यहाँ पर H1 है, यहाँ 2H होंगे, सो अल्फा H टोटल 3 होंगे, मोर स्टेबल होगा फर्स्ट कार्बोकेटायन। इसमें अगर हम कंपेयर करें तो नंबर ऑफ अल्फा H एटम्स, ठीक है, सो अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन 3 + 2 5 + 2 7, यहां पर देखें अल्फा H ओनली 1, ये अल्फा कार्बन है, नंबर ऑफ अल्फा H 1 + 2 3, सो मोस्ट स्टेबल होगा ये फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा थर्ड, ओके। तो इस तरीके से हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, बट रिमेंबर रेजोनेंस जहां पर भी आएगा तो वहां हम हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड नहीं करेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर पावरफुल कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, बट इंडक्टिव इफेक्ट अगर है तो दैट इज लेस पावरफुल कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। सो जैसे हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन देखा अल्कीन में और कार्बोकेटायन में, इसी तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल्स में भी होता है, बट कार्बेनाइन में नहीं होता है, ठीक है। तो क्यों नहीं होता है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम बात करते हैं कि फ्री रेडिकल्स में किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरिंग पार्टिकल है या फ्री रेडिकल है, तो यहां पर जो अल्फा कार्बन है ये तीनों है, अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरिंग कार्बन है तो इस बॉन्ड का अगर होमोलिटिक क्लीवेज हो जाए तो होमोलिटिक क्लीवेज से कार्बन पर और एडजॉइनिंग कार्बन पर अनपेयर्ड आ जाएंगे और ये हाइड्रोजन इससे, ठीक है, बॉन्डिंग तोड़ देगा, ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। तो ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरिंग पार्टिकल का एटम्स ये पाई बॉन्ड बना लेंगे। ये हम देख रहे हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गया और इस सिग्मा बॉन्ड का कन्वर्जन हो गया किसमें, इस पाई बॉन्ड में। तो ये भी क्या है, एक तरीके का नो बॉन्ड रेजोनेंस है, नो बॉन्ड रेजोनेंस या सिग्मा पाई रेजोनेंस है। वाई सिग्मा पाई, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इज कन्वर्टेड टू ए पाई बॉन्ड। ये हम बोल सकते हैं कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, उतना ज्यादा स्टेबल होगा फ्री रेडिकल। फॉर एग्जाम्पल यहां हम देखें तो ये ऑल 3H कैन शो हाइपर कॉन्जुगेशन, इस अल्फा में ऑल 3H कैन शो हाइपर कॉन्जुगेशन और इसमें ऑल 3H कैन शो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसमें 9 अल्फा H होंगे जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर पाएंगे, तो ऐसे 9 स्ट्रक्चर्स बनेंगे और एक स्ट्रक्चर ये खुद होगा, तो टोटल स्ट्रक्चर 10 हो जाएंगे। हम ये बोल सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है फ्री रेडिकल की
that is directly proportional to number of अल्फा H, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। बट यस, अगर रेजोनेंस इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो फिर वो डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा। बट जहां रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, एरोमेटिसिटी नहीं है, वहां पर हम डिसाइड करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इन 3 फ्री रेडिकल्स की, यहां पर अल्फा H 9 है, यहां अल्फा H 6 है और यहां अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा H 0 है और ये ऑर्डर रहेगा स्टेबिलिटी का। ओके, अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें तो ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहां पर अल्फा H 8 होंगे और यहां अल्फा H 3 होंगे। ओके, तो हमने बातचीत करी हाइपर कॉन्जुगेशन की और हाइपर कॉन्जुगेशन को हमने अप्लाई किया या हाइपर कॉन्जुगेशन हमने देखा पार्टिकल्स में हो सकता है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया अल्कीन, फिर हमने कार्बोकेटाइन डिस्कस किया और फिर हमने डिस्कस किया फ्री रेडिकल। तो अल्कीन में जो भी मतलब हमने डिस्कस किया उसमें हीट ऑफ कंबस्शन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन से बता सकते हैं और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी हाइपर कॉन्जुगेशन से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में विल अप्लाई हाइपर कॉन्जुगेशन ओवर द स्टेबिलिटीज ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम वेरियस इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, कंपेयर करेंगे और इसमें हम सारे फैक्टर्स अब एक साथ लगाएंगे, ठीक है, प्लस M माइनस M इफेक्ट, प्लस I माइनस I इफेक्ट और प्लस H माइनस H इफेक्ट और एरोमेटिसिटी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोकस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ और वी विल फोकस ऑन द कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटीज ऑफ वेरियस इंटरमीडिएट्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस इफेक्ट्स जो भी हमने अब तक डिस्कस किए हैं। थैंक यू वेरी मच।